तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन आ चुके हैं डे सेकंड पे। तो अपना लेक्चर फर्स्ट हो चुका है, बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो आज देखेंगे गाइस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फिर देखेंगे आगे, और पूरा अकाउंट्स का मैं चला ही रहा है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म की सेकंड पार्ट आएगा शाम को, तो देखना ना भूलें। तो चलिए गाइस, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट जल्दी से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो गाइस अपन आ चुके हैं अपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर पे। तो इसमें फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो देखते हैं इसको। इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल हु इज़ द रिसिपेंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड बियरर ऑफ द ऑल द रिस्क। तो गाइस इस सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है जब इकलौता बंदा बिजनेस शुरू करता है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। मतलब वो खुद अपनी इनकम लगा के बिजनेस शुरू कर रहा है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशंस। इट रेफर्स टू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इकलौता बंदा ही खुद उसके बिजनेस को मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा खुद इंडिविजुअली। हु इज़ द रिसिपेंट ऑफ ऑल प्रॉफिट, वो सारा प्रॉफिट खुद ही लेगा, एंड बियरर ऑफ ऑल द रिस्क, और ऑल द रिस्क वो खुद ही लेगा। मतलब पूरा प्रॉफिट और रिस्क वो खुद ही लेगा, और इकलौता बंदा है वो बिजनेस शुरू कर रहा है, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। तो आगे देखते हैं। द वर्ड सोल इम्प्लाइज ओनली एंड प्रोप्राइटर रेफर्स टू ओनर। सोल का मतलब इकलौता बंदा, इकलौता प्रोप्राइटर जब बिजनेस शुरू कर रहा है उसको अपन सोल कहेंगे। हैंस अ सोल प्रोप्राइटर इज़ द वन हु इज़ द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। वो इकलौता बंदा है, मतलब खुद ही ओनर है वो बिज़नेस का। जब वो शुरू कर रहा है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। तो आशा करता हूँ गाइस आप लोगों को आगे होगा समझ में। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो गाइस आगे अपन इसके फीचर्स देखते हैं, उसके बाद इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। मैं आपको पहले बताता हूँ फीचर्स टूट की मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, और आगे अपन पढ़ेंगे बीएसटी में सम में। जहाँ पे फीचर्स वर्ड आ जाए वहीं पे उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स फीचर्स से निकलेंगे। तो शुरू करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर्स। तो फर्स्ट है फॉर्मेशन क्लोजर। तो गाइस इसमें कोई शक ही नहीं है, जाहिर सी बात है कि कोई बंदा इकलौता बंदा है वो और बिज़नेस शुरू कर रहा है, तो उसका फॉर्मेशन भी वो खुद ही करेगा अकेले, और उसका क्लोज़र भी वो खुद ही करेगा। कुछ फैमिली में कोई दिक्कत आ जाए, कहीं ट्रिप पे जाना पड़े, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए, तो वो क्लोज़ भी कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। उस खुद का बिज़नेस है तो उसको आगे कोई जवाब देना नहीं है, तो उसका फॉर्मेशन वो खुद ही करेगा। कुछ ज़्यादा लीगल प्रोसेस भी नहीं है इसके लिए, तो फॉर्मेशन वो खुद ही करेगा और क्लोज़र भी वो खुद ही करेगा, आगे कुछ उसकी प्रॉब्लम आ जाती है तो सेकंड है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। मतलब सोल मतलब एक लौता बंदा बिजनेस कर रहा है तो पूरा रिस्क वो खुद ही लेगा। उसके बिज़नेस को किसी रिस्क होता है तो खुद ही उसको गेन करेगा, और उसका प्रॉफिट भी होता है तो खुद ही रखेगा। ठीक। तो थर्ड पॉइंट है लाइबिलिटी अनलिमिटेड। तो गैस मैं आपको पहले बता दूं, अपन फर्स्ट चैप्टर में देखते हैं लाइबिलिटी होती क्या है। लाइबिलिटी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। तो लाइबिलिटी भी टू तरह की होती हैं। पहली होती है लिमिटेड लाइबिलिटी, सेकंड होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो अपन पहले देखते हैं पहले लिमिटेड लाइबिलिटी। तो गाइस मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा के दिखाता हूँ कि जैसे कोई उसका बिजनेस चल रहा है, कोई कंपनी है, तो आगे भी वर्ड बहुत कम आएगा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो जिससे कोई कंपनी चल रही है, या ये अपना बिजनेस ही ले लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे उसका कोई वो बंदा है जो ओनर है, इकलौता है, वो बिज़नेस कर रहा है, और उसने कि उसका कोई डेप्ट है, तो किसी कोई क्रेडिटर बन चुका है, कोई बैंक भी हो सकती है और कोई बंदा भी हो सकता है। तो उसने उसके उधार लिया है 50 लाख ले लेते हैं अपन, 50 लाख उधार लिया है सामने वाले पार्टी से। तो उसके वो उसको चुका नहीं पा रहा है, तो उसकी लाइबिलिटी उसको पे करना, तो आगे तो चुकाएगा ही सरी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब उसके जो बिज़नेस के गुड्स हैं, जो उसका बिज़नेस चल रहा है, कोई सा भी हो सकता है, वो कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। आगे देखेंगे अपन की कंपनी, पार्टनरशिप और बाकी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है इस चैप्टर में। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में समझते हैं अपन की लाइबिलिटी लिमिटेड का मतलब ये है कि गुड्स बेच के, मतलब ये अपने ये सोल प्रोप्राइटरशिप के जो बिज़नेस चल रहा है इसके गुड्स बेच के जब भी उसकी लाइबिलिटी पूरी नहीं हो पा रही है, सामने वाले क्रेडिटर की लाइबिलिटी मान लीजिए 50 लाख है और 40 लाख ही चुका पाया है वो,
तो उसके 10 लैक्स बच रहे हैं, तो 10 लैक्स अपने हो जाएंगे, 10 लैक्स वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में आ जाएगा। मतलब उसकी पर्सनल एसेट्स पे ही बात आ सकती है। वो सामने वाला बंदा जो क्रेडिटर है वो बैंक भी हो सकती है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, बंदा भी हो सकता है। तो वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब उसकी खुद के गुड्स बेचने के बाद, बिजनेस के गुड्स बेचने के बाद, एसेट्स बेचने के बाद जब भी उसकी लाइबिलिटी पूरी नहीं होती है सामने वाले बंदे की, तो वो उसके पर्सनल एसेट्स पे बात आ जाएगी, उसके पर्सनल एसेट्स पे भी बेच दिए जाएंगे उसके पर्सनल एसेट्स, और उससे पैसा वसूल लिया जाएगा। तो इसमें 50 लैक्स मान लेते हैं अपन। तो 50 लैक्स में अपन कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस चल रहा है और 50 लैक्स उसका क्रेडिटर बन चुका है, तो उसके 50 लैक्स पूरे हो जाते हैं तो वो लिमिटेड लाइबिलिटी है। अदरवाइज़ उसके 50 लैक्स पूरे नहीं हो पाते हैं, मान लीजिए 40 लैक्स पूरे हो पाए तो 10 लैक्स बच रहे हैं, तो 10 लैक्स उसके बिजनेस का तो कुछ खेल ही नहीं है। बिजनेस में जितना हो सकता है उतना 40 लैक्स से निकल पाए बिजनेस से, तो बाकी 10 लैक्स उसके पर्सनल एसेट्स पे बात आ सकती है। वो क्रेडिटर जो है वो उसके पर्सनल एसेट्स को बेच के 10 लैक्स उससे ले लेगा। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये तो कंफ्यूज नहीं होने का आपको। तो आगे देखते हैं अपन। 4th पॉइंट है कंट्रोल। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज़ द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ओनर ओवर द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड ओवर द ऑल अदर थिंग्स। मतलब इसका ये है कि उसका पूरा कंट्रोल सोल प्रोप्राइटरशिप में इकलौता बंदा है, तो पूरा डिसीज़न उसका खुद का ही होगा। और जो उसका डिसीज़न लेता है, भले उससे उसको प्रॉफिट हो या रिस्क हो, उस पर किसी पे केस नहीं कर सकता, उसका खुद का कंट्रोल है उसके बिज़नेस पे। तो प्रॉफिट है वो आगे जो भी कंट्रोल लेना चाहे, जो भी उसकी पूरी पावर है वो खुद की रहेगी। तो उसकी अदर थिंग्स मतलब और जो सारे डिसीजंस उसके खुद के ही होंगे, पूरा कंट्रोल उसके खुद के हाथ में ही होगा। वो किसी पे दूसरे पे ब्लेम नहीं कर सकता फिर उसके, अगर बाई चांस उसके बिज़नेस को लॉस हो जाता है तो। ठीक, कंट्रोल का मतलब यही है। तो 5th पॉइंट देखते हैं अपन, नो सेपरेट एंटिटी। इसका मतलब ये है कि उसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। उसके बिज़नेस को उसके सिटी के अंदर ही कुछ लोग जानते होंगे कि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रही सोल प्रोप्राइटरशिप। तो बाकी जैसे कोई कंपनी चल रही है, अपन लेते हैं टाटा चल रही है, टाटा बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको पूरी इंडिया में हर स्टेट में जाना जाता है, हर लोग उसको पहचानते हैं। टाटा स्टील रतन टाटा सर की है, तो उनको जानते हैं, पूरी कंपनी चल रही है बहुत बड़ी, तो उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। लेकिन इसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप बंदा खुद इकलौता बंदा बिजनेस कर रहा है, तो उसके सिटी के लोग ही उसको जानेंगे सिर्फ, तो उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। तो उसका यही मतलब है नो सेपरेट एंटिटी का। तो आगे देखते हैं अपन। 7th पॉइंट है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। गाइस वो जाहिर से बात है कि उसके बिजनेस वो इकलौता बंदा बिजनेस शुरू कर रहा है और उसको खुद ही मैनेज कर रहा है, खुद ही संभाल रहा है। तो बाई चांस उसके बिजनेस में कोई गड़बड़ हो जाती है, मतलब उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इलनेस आ जाता है, या उसको कोई फैमिली के साथ ट्रिप पे जाना हो, तो खुद उसकी कंटिन्यूटी मतलब ख़त्म हो जाती है। वो कंटिन्यूसली उसका बिजनेस वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तबीयत ख़राब हो चुकी होगी, तो उसकी बिज़नेस वो कैसे करेगा वो। तो इसमें एक्सेप्टेशन भी है कि कोई उसने वर्कर रख रहा होगा, कोई एम्प्लॉई है उसकी शॉप में, वो उसको कंटिन्यूटी कर रहा है, वो बात अलग है। लेकिन इसका इकलौता बंदा बिजनेस कर रहा है, तो कंटिन्यूटी में नहीं हो पाएगा बिजनेस। कुछ भी ले सकते हैं अपन इसके अंदर। एग्जाम्पल में इलनेस हो गई, उसको कहीं ट्रिप पे जाना पड़ जाए, तो उसकी कंटिन्यूटी में उसका बिज़नेस शुरू नहीं हो पाएगा, उसकी शॉप उससे कुछ समय के लिए बंद रहेगी। तो गाइस अपन आगे देखते हैं। मैंने आपको पहले बोल दिया था फीचर्स टूट के मेरिट्स और डीमेरिट्स बनते हैं। तो फर्स्ट मेरिट है इसका क्विक डिसीजन मेकिंग। तो इकलौता बंदा बिजनेस कर रहा है, तो उसकी कोई मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, वो उसकी खुद से माइंड से कर रहा है, तो वो क्विक डिसीजन मेकिंग होएगा, मतलब उसके डिसीजन जल्दी से जल्दी हो पाएंगे उसके बिजनेस के लिए। ठीक, तो 2nd पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ बिजनेस। इसका साधारण मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली टर्म। इसका जो ये वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा। अब आप फाइनल एग्जाम्स में भी आप लिख सकते हैं, तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। मतलब इकलौता बंदा वो शुरू कर रहा है बिजनेस, उसकी खुद की उसकी थिंकिंग लग रही है उस बिज़नेस के अंदर, सारे पावर उसके पास है, वो कभी चाहे बंद कर सकता है बिज़नेस को, या कंटिन्यूटी में नहीं रहता है, तो वो उसकी खुद की वजह से कंटिन्यूटी में नहीं हो पा रहा वो बिज़नेस में, तो वो सारे ट्रांजेक्शन खुद ही कर रहा है, तो उसमें कोई लीक होने की बात ही नहीं होती। उसका जो भी थिंग्स वो करेगा बिजनेस के लिए, भले वो प्रॉफिट में हो भले लॉस में हो, उसके सारे डिसीजन वो लीक नहीं हो पाएंगे। वो किसी को बताएगा भी नहीं कि उसके बिज़नेस में आगे चल क्या रहा है। कोई अपना
आपको पता ही है आजकल मार्केट के अंदर अब बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ चुके हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाला बिज़नेस बहुत ऊंचाई पे चल रहा है, उसकी शेयर्स कैपिटल अच्छे हैं, शेयर होल्डर भी बहुत तगड़े हैं। तो आखिर क्या चल रहा है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या दे रहा है उसको एम्प्लॉयज़ को, और उसके बाद परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उसके मैनेजर स्किल्स कौन सा लगा रहा है वो, ठीक। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, उसकी खुद की थिंकिंग लग रही है। छोटा सा बिज़नेस चल रहा है, इकलौता बंदा है उसको बिज़नेस कर रहा है। अपन कोई भी रिटेलर या होलसेलर शॉप ले सकते हैं, तो उसकी जो थिंकिंग है वो खुद ही लगा रहा है उसके बिज़नेस में, तो उसकी बिल्कुल भी लीक नहीं होगी, उसकी कॉन्फिडेंस नहीं लेगी, उसकी पूरी बिज़नेस की जो बातें हैं वो किसी को बताएगा भी नहीं, ठीक है। अपना कोई बिज़नेसमैन है, कोई ऐसा बिज़नेसमैन बहुत कम देखा होगा आपने कि अपने बिज़नेस में जो हो रहा है वो किसी और को बताए। वो कॉन्फिडेंसली रखता है खुद को, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंसली रखने की कोशिश करता है, ठीक। आगे होगा आपको सेकंड पॉइंट। थर्ड पे चलते हैं डायरेक्ट इंसेंटिव। गाइस, डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब है कि इकलौता बंदा है तो सारे प्रॉफिट को जितना चाहे प्रॉफिट ले सकता है, जितना चाहे लॉस ले सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसका खुद ना बिज़नेस चल रहा है। और गवर्नमेंट की इसमें कुछ रूल्स होंगे सही, तो उनको फॉलो करके जो रिटेलर शॉप्स होती हैं, वो जो सोलो प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस चल रहा है, तो उसमें ध्यान में रख के उसको आगे लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब यही है कि वो जितना चाहे प्रॉफिट ले सकता है, जितना चाहे लॉस ले सकता है, क्योंकि वो इकलौता बंदा बिजनेस कर रहा है, तो दूसरे की अब बात आती नहीं है इसके अंदर। तो फोर्थ है सेंस ऑफ अम्प्लिशमेंट। गाइस, अकम्प्लिशमेंट का मतलब है कि खुशी मिलना। इकलौता बंदा कर रहा है तो उसको प्रॉफिट भी खुद ही हो रहा है, जितना भी उसको प्रॉफिट हो रहा है वो खुद ही ले रहा है, तो उसको खुशी मिल रही है बिज़नेस के अंदर। तो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का मतलब इतना सही है, तो यही याद रखिएगा आप। तो फिफ्थ पॉइंट है गाइस, ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इसमें मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि बहुत लीगल परमिशन लेनी पड़ती है, बाकी उसके शॉप का लाइसेंस वगैरह उसकी खुद की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेना। जीएसटी भरना उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जीएसटी आजकल सभी लोग भरते हैं और इम्पोर्टेंट भी है इंडिया की ग्रोथ करने के लिए। तो ईजी ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर का वो कभी भी चाहे फॉर्मेशन कर सकता है उसके बिज़नेस का, कभी भी चाहे क्लोज कर सकता है बिज़नेस को। जैसे उसने बिज़नेस अपन ले लेते हैं कुछ, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, बाकी आप कोई सा भी ले सकते हैं। मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट चल रहा है किसी नाम से, और उसने अभी शुरू किया है, उसको 6 महीने हो गए, एक साल बीत गया उसको बिज़नेस शुरू करते हैं, लेकिन उसको सिर्फ लॉस ही लॉस मिल रहा है उसमें। कस्टमर कोई आ नहीं रहा उसके रेस्टोरेंट के अंदर, तो वो चाहे जब भी क्लोज कर सकता है उसको, ठीक। तो देखते हैं इसके डीमेरिट्स गाइस। लिमिटेड रिसोर्सेज। गाइस, लिमिटेड रिसोर्स का मतलब इकलौता बंदा कर रहा है तो उसको बहुत कम होगा, मतलब उसके छोटा सा बिज़नेस कर रहा है, वो छोटे सी उसकी शॉप्स खोल रहा है अपने पेट पालने के लिए, तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज होगी उस खुद के पास। वो ज़्यादा वो शुरू में लेना भी नहीं चाहेगा, कोई क्रिएटर बनाना भी नहीं चाहेगा, तो उसकी लिमिटेड रिसोर्स है, खुद का पैसा लगाएगा वो जितना चाहे, खुद के एसेट्स लगाएगा वो, तो उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, वो छोटे में काम चला रहा है। तो सेकंड पॉइंट है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। गाइस, मैंने आपको फिफ्थ पॉइंट में बता दिया मेरिट के इजी ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर। अपन ने रेस्टोरेंट लिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई छोटी सी शॉप भी ले सकते हैं। तो इसमें यही वाला पॉइंट काम का है कि लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि हर दिन ट्रेंडिंग चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। कुछ लोग होते हैं जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनका बिज़नेस में ही रुक जाता है वो, और बाकी जो उसके कॉम्पिटिटर होते हैं वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और वो आगे निकल जाते हैं उससे। तो उसका लिमिटेड लाइफ के लिए बिज़नेस रहेगा, ज़्यादा कंटिन्यूटी में बिज़नेस नहीं रह पाएगा। तो यही है सेकंड पॉइंट का मतलब। तो आगे बढ़ते हैं अपन अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसका सबसे बड़ा डीमेरिट यही है, इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, उसका कोई क्रेडिटर है। मान लीजिए मैंने आपको शुरू में बताया 50 लाख का है, तो उसका 40 लाख उसने बिज़नेस से निकाल लिए, उसके गुड्स बेच दिए, बिज़नेस के एसेट्स बेच दिए, फिर भी उसकी जो क्रेडिटर है उसके पैसे नहीं हो पा रहे हैं पूरे, तो वो अब रुकेगा नहीं, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है क्योंकि, तो वो उसके घर जाके उसके पर्सनल एसेट्स को ही बेच देगा, उससे पर्सनल एसेट्स ले लेगा और 10 लाख उससे निकाल लेगा। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यही है, उसके पर्सनल एसेट्स पे बात आ चुकी है अब, और जितना पैसा जितना अमाउंट रिसीव करना है उसको, तो उसकी पर्सनल एसेट्स से निकाल लेगा वो।
तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट है गाइस। तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं अपन, लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी। तो गाइस इसका मतलब है कि उसकी खुद का माइंड, उसकी खुद की थिंकिंग चल रही है बिज़नेस के अंदर, तो उसकी लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी होगी उसके अंदर, सारे डिसीजन खुद ही ले रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कुछ इकलौता बंदा बिज़नेस कर रहा है तो उसके बिज़नेस को थोड़ा लॉस भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उसके माइंडसेट एक ही उसका माइंडसेट चल रहा है। अगर वो कंटिन्यूटी में उसके माइंडसेट को चेंज नहीं करता है, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसको लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी रहेगी उसके बिज़नेस के अंदर। वो कहाँ दूसरी चीज़ों में पढ़ना चाहेगा। वो खुद की शॉप चल रही है उसकी, तो वहीं जाके वो एसी चला के बैठ जाएगा, आप जानते हैं। तो लिमिटेड मैनेजर, उसको कुछ मतलब नहीं है कि उसको टेक्नोलॉजी से कुछ मतलब नहीं है कि आगे उसके कॉम्पिटिटर बैठे हैं आगे और उनसे निकलने के लिए। तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट है। अगर कोई बंदा, कोई ओनर है इकलौता सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, वो ट्रेंडिंग के साथ चेंज नहीं हो पा रहा है, और तो वो उसको ये सबसे बड़ा घातक साबित हो सकता है कि उसकी लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी है, क्योंकि आगे उसके कस्टमर्स ही नहीं आ पाएंगे उसकी शॉप के अंदर। उसके जो बिज़नेस चल रहा है सोलो प्रोप्राइटरशिप का, इकलौता वो अलग है। तो ट्रेंडिंग देखिए गाइस, मैं सीधा सरल बताऊँ तो आप ये भी समझ सकते हैं कि मैं तो सही कह रहा हूँ कि लोग जहाँ वहाँ पे जाना पसंद करते हैं जहाँ ट्रेंडिंग के गुड्स मिल रहे हों। जो चीज़ आज ट्रेंडिंग के अंदर है वहाँ पे जाना पसंद करेंगे लोग। ठीक, तो अपन ये अपना ख़त्म होता है सोलो प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अपन फोर्थ पे आते हैं अब, सेकंड पे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो देखिए गाइस, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑन इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर इन द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड बाय हिंदू इंडिविजुअल फैमिली। एक बहुत पुरानी बिजनेस चल रहा है, वो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, और एक इंडिविजुअल, एक हिंदू फैमिली उसको संभाल रही है, तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाता है। ठीक, तो इट इज़ से गवर्नड बाय हिंदू लॉ। गवर्नमेंट ने एक लॉ बना रखा है हिंदू लॉ का 1956 के एक्ट के मुताबिक ये रहा। ठीक, तो बहुत समय से बिजनेस चलता आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, उसके एल्डर्स भी हैं और के, ठीक आप समझ सकते हैं। तो उसकी आगे देखते हैं अपन, द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस है गाइस, इसमें कंट्रोल करेगा सबसे एल्डेस्ट मेंबर फैमिली का, उसको अपन क्या कहेंगे, कर्ता। आगे देखते हैं अपन, एल्डे मेंबर ऑफ नोन एज कर्ता। बता दिया मैंने आपको कि जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली के अंदर, वो इस पूरे बिजनेस को कंट्रोल करेगा। अपन इस आगे देखेंगे, आप सोच रहे होंगे इसकी लायबिलिटी क्या होती होगी। तो इसकी लायबिलिटी सिर्फ कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और बाकी को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब कर्ता के जो गुड्स हैं वो बेच दिए जाएंगे अगर उसका क्रेडिटर का पैसा पूरा नहीं हो सकता। तो गाइस सीधा इसका में ये कि जो बात आ रही है, भले वो को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, बाकी कर्ता की अनलिमिटेड है, तो कर्ता और को पार्टनर्स एक ही फैमिली के हैं, तो पूरी फैमिली पे बात आ ही रही है वो घुमा फिरा के। ठीक, तो आगे देखते हैं, ऑल अदर मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप रखते हैं बिजनेस के अंदर। कर्ता के अलावा जितने को पार्टनर्स हैं वो ओनरशिप रखते हैं इक्वली। राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर्स आर नॉन एज को पार्टनर्स। जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर है वो वाला पूरा कंट्रोल करेगा बिजनेस को, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को, जिसको अपन कर्ता कहेंगे। टर्म याद रखिएगा, आप MCQs में पूछ सकते हैं। और जो बाकी हैं उनको को पार्टनर्स कहते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं अपन, द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। गाइस आपका क्वेश्चन होगा ये, तो मैं बता दूं कि मतलब फैमिली के पार्टनर कब से बन जाते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। मतलब बिजनेस के अंदर अपन मेंबरशिप कब ले लेते हैं, तो बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बर्थ, अपने जन्म से जिसे अपन उस फैमिली के अंदर जब अपना बर्थ हुआ तो उसी दिन से आपकी ओनरशिप हो जाती है बिजनेस के अंदर। ठीक, तो ये आपके आ सकता है क्वेश्चन फाइनल एग्जाम्स में। तो अपन फीचर्स देखते हैं अब। फर्स्ट है फॉर्मेशन। इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इस मिनिमम मस्ट बी 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम देयर नो लिमिट आर एज फॉर्म्ड बिजनेस। तो गाइस इसको शुरू करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स की होना आवश्यक है, और बाकी इसके लिमिट नहीं है, कितने भी जने हो सकते हैं फैमिली के अंदर। ठीक, तो 2 मेंबर्स इसके होने ज़रूरी हैं शुरू करने के लिए।
तो आगे देखते हैं लाइबिलिटी। इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ओनली कर्ता लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड। मैंने आपको बता ही दिया इसकी डेफिनेशन के अंदर, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, मतलब उसके पर्सनल एसेट्स पे बात आ सकती है अगर जो उसके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है और उससे उस क्रेडिटर का पैसा पूरा नहीं हो पा रहा तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो उसके पर्सनल एसेट्स पे बात आ सकती है। तो आगे देखिए, एंड ऑल को पार्टनर्स लाइबिलिटी लिमिटेड, और बाकी को पार्टनर्स जो रहेंगे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। मैंने आपको बताया दिया घुमा फिरा के वो एक ही फैमिली के बंदे हैं, तो जो करता है वो एक ही फैमिली का है, सबसे एल्डेस्ट मेंबर है और पूरी एक ही फैमिली शुरू कर रही है, बिजनेस स्टार्ट कर रही है और चल रही है। तो घुमा फिरा के बात आई जाती है, भले वो उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो या लिमिटेड लाइबिलिटी, वो एक ही फैमिली के बंदे हैं, तो सबको झेलना पड़ेगा क्रेडिटर का गुस्सा। तो देखते हैं अब थर्ड पॉइंट, कंट्रोल। इन केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर इज़ फुल कंट्रोल बाय कर्ता ऑल ओवर द बिजनेस। गाइस में पूरा कंट्रोल जो रहता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का वो कर्ता का रहेगा। हाँ, वो बाई चांस कुछ जो अपने को पार्टनर्स है इस बिज़नेस के, वो उसको बस सलाह दे सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अलग अलग थिंकिंग लगेगी अलग मेंबर्स की जो फैमिली के अंदर रहेंगे, बाकी पूरा कंट्रोल इसका ही रहेगा कर्ता का, वो सारे डिसीजंस करता ही लेगा पूरे बिजनेस के अंदर। ठीक, फोर्थ देखते हैं हम, कंटिन्यूटी। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर अगर बाई चांस कर्ता की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो सबसे एल्डेस्ट मेंबर है, पूरा बिजनेस वही संभाल रहा है, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी है, सारे डिसीजन मेकिंग वही कर रहा है। अगर बाई चांस उसकी डेथ हो जाती है कर्ता की, द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑटोमेटिकली बिकम कर्ता। तो सबसे नेक्स्ट सीनियर एल्डेस्ट मेंबर है कर्ता के बाद, वो ऑटोमेटिकली कर्ता के पोस्ट पे आ जाएगा। कर्ता की डेथ होती ही सबसे सीनियर है मेल के अंदर, वो ऑटोमेटिकली कर्ता बन जाएगा। फिर कर्ता को खेल ही नहीं है, सारे वो डिसीजंस करता ही लेगा और पूरी फैमिली को ये मानना पड़ेगा। और देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, माइनर मेंबर। इन केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस 18 ईयर्स लेस चाइल्डलेस बिकम अ मेंबर ऑफ बिजनेस बाय बर्थ। मैंने आपको बता ही दिया कि बर्थ से 18 ईयर्स से लेस चाइल्ड बर्थ से इसके मेंबर बन जाते हैं, तो यही है इसका माइनर मेंबर्स का मतलब। तो इसके फीचर्स देखो, फीचर्स पूरे हो चुके हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि फीचर्स टूट के मेरिट और डीमेरिट बनते हैं, तो आप सिर्फ फीचर्स ही याद रख सकते हैं और बाकी आपको खुद फीचर्स याद होती ही खुद उसके मेरिट डीमेरिट बना लोगे आप एग्ज़ाम्स में। तो फर्स्ट है इफ़ेक्टिव कंट्रोल। गाइस इसके अंदर इफ़ेक्टिव कंट्रोल मतलब सारे डिसीजंस वही ले रहा है करता, बस बाकी जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है बाकी लोगों की लग रही हैं को पार्टनर्स की, तो इफ़ेक्टिव कंट्रोल हो पाएगा बिजनेस के अंदर। मैंने आपको बता ही दिया इक्वली ओनरशिप रखते हैं कर्ता के अलावा को पार्टनर्स बिजनेस के अंदर, तो इफ़ेक्टिव कंट्रोल हो जाएगा, उनका बिजनेस और अच्छी तरह से चल पाएगा। सेकंड है कंटिन्यू बिजनेस एक्सिस्टेंट। गाइस वो मैंने बता दिया इस वाले पॉइंट में आ रहा है ये कंटिन्यूटी में, कि कंटिन्यू रहेगा कर्ता के डेथ होने के बाद भी बिजनेस। जो सबसे मेल सीनियर मेंबर है ऑटोमेटिकली बिकम कर्ता बन जाएगा वो, तो बिजनेस वो लंबे समय तक चल पाएगा। ठीक, तो थर्ड पॉइंट देखते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। एक सबसे बड़ा मेरिट यही है कि बाकी को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है और बाकी कर्ता की अनलिमिटेड रहती है। मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब उनके खुद के पर्सनल एसेट्स नहीं बेचे जाएंगे, सिर्फ कर्ता के बेचे जाएंगे। वो घुमा फिरा के बाद तो वही आ गई गाइस इसमें भी। तो फोर्थ देखते हैं अब इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉर्पोरेशन। गाइस इसका मतलब यही है कि एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं सारे, सेम फैमिली के सारे, तो उसकी फैमिली की लॉयल्टी इंक्रीज हो जाएगी, ईमानदारी बढ़ जाएगी उस फैमिली की, और सारा जो उनकी कॉर्पोरेशन है और ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस मान सकते हैं आप, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो अब आते हैं अपन डीमेरिट्स पे। फर्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी ओनली। तो गैस इसका मतलब ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है इसके अंदर भी, पूरी फैमिली के रिसोर्सेज लग रहे हैं उसके अंदर, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है कि हर जगह से पैसा आ रहा है, इसमें ऐसा नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, एक ही फैमिली के रिसोर्सेज लग रहे हैं उसके अंदर, तो सबसे बड़ा डीमेरिट्स है।
तो सेकंड देखते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। ये भी सबसे बड़ा डीमेरिट है कि कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। उसके पर्सनल एसेट्स पे बात आ सकती है, जो क्रेडिटर उसके पर्सनल एसेट्स को बेच के भी उसका पैसा वसूल लेगा। तो घुमा फिरा के यही बात आ गई गाइस में भी। तो थर्ड देखते हैं डोमिनेंस ऑफ कर्ता। गाइस इसका मतलब कर्ता के पास पावर है, वो सारा जो उसकी मर्जी चाहे वो सारा उसका वो खुद ही लेगा, उस पूरे डिसीजंस। वो चाहे तो बस उनकी जो स्किल्स और नॉलेज है को पार्टनर्स की वो ले लेगा सिर्फ उनको दिखाने के लिए, और बाकी जो उसके खुद डोमिनेट है क्योंकि वो उसकी सारी पावर्स वही है, उसके पास ये पूरा कंट्रोल, पूरी मैनेजर स्किल्स वही कर रहा है। तो थोड़ा डोमिनेंस हो जाता है कर्ता को उसके अंदर, मतलब को पार्टनर्स को नज़रअंदाज करना लग जाता है कर्ता इसके अंदर। ठीक, तो फोर्थ देखते हैं हम लिमिटेड मैनेजर स्किल्स। मैंने बताया दिया आपको डीमेरिट सबसे बड़ा ये भी है कि लिमिटेड मैनेजर स्किल्स होंगे, एक ही फैमिली के शुरू कर रहे हैं, सबकी माइंड थिंकिंग एक जैसी होगी पूरे बिजनेस के अंदर। ठीक गाइस, अपनी आज तक यहीं तक पढ़ा है अपन ने। कल 2-3 और ऑर्गेनाइजेशन बच रही है। पार्टनरशिप हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी 5-6 तरीके की होती हैं। पहली होती है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कल देखेंगे अपन आने वाली वीडियोस में। तो आज के लिए इतना ही गाइस। एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ मैं शॉर्ट में। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप देखा अपन ने। इकलौता बंदा जब शुरू कर रहा है तो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। तो उसके फीचर्स देख लें। फॉर्मेशन खुद ही करेगा और बिजनेस के क्लोज उसका करना चाहे जब भी क्लोज कर सकता है। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट, वो सारा रिस्क खुद ही लेगा इकलौता बंदा, और सारे प्रॉफिट वो खुद ही रखेगा। लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है क्योंकि इकलौता बंदा है, कोई क्रेडिटर के वो पैसा पूरा चुका नहीं पाता है तो उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, उसके पर्सनल एसेट्स को बेच दिया जाएगा और उससे पैसे वसूल लिए जाएंगे। और फोर्थ देखते हैं हम कंट्रोल इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ओवर द बिजनेस। पूरा कंट्रोल बिजनेस का इसके पास ही रहेगा, इकलौते बंदे के पास। तो उसके सारे डिसीजंस वो खुद ही लेगा उसके बिजनेस के लिए, जिससे उसका बिजनेस और ग्रो कर सके। नो सेपरेट एंटिटी। गाइस मैंने आपको बताया दिया रतन टाटा जी का एग्जांपल देखें, उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, पूरे इंडिया में उनको जाना जाता है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तो ये इकलौता बंदा है बेचारा, खुद की शॉप चल रही है, सिर्फ पेट पाल रहा है वो, उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है नहीं चलानी अपन को। तो उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगी। और लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, मैंने आपको बता दिया कि कोई इलनेस आ जाती है, ओनर को कहीं जाना पड़ता है कहीं पे, तो उसका बिजनेस कंटिन्यूटी में नहीं रहेगा, वहीं स्टॉप हो जाएगा कुछ दिनों के लिए। ठीक है, अपन इसके मेरिट देखे। क्विक डिसीजन मेकिंग, उसका इकलौता बंदा है तो उसके सारे डिसीजंस खुद के होंगे। कॉन्फिडेंसली ऑफ बिजनेस, मतलब उसकी सारी जो बिजनेस की चीज़ है वो कॉन्फिडेंशली रहेगी, लीक नहीं होगी। डायरेक्ट इंसेंटिव, मतलब वो सारे प्रॉफिट जितना चाहे ले सकता है, जितना चाहे लॉस ले सकता है। फोर्थ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, मतलब उसको खुशी मिल रही है, सारा प्रॉफिट आ रहा है, वो खुश हो रहा है बहुत। तो ये है। आगे अपन ने देखा इजी वे ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर, वो जब चाहे शुरू कर सकता है। कोई माइनर सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसको पूरा करना पड़ता है, और जब चाहे वो क्लोज कर सकता है। जब उसका बिजनेस को लगता है कि अब ट्रेंडिंग में नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है इसकी, तो जब चाहे वो बंद कर सकता है। डीमेरिट देके लिमिटेड रिसोर्सेस है, उसके बाद लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस है, कुछ ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। मतलब थर्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी है बिजनेस की, मतलब पर्सनल एसेट्स पाता सकती है ओनर की। फोर्थ है लिमिटेड मैनेजरेबिलिटी, मतलब बिजनेस का खुद का इकलौता बंदा है तो ज़्यादा मैनेजर स्किल्स नहीं रहेंगे उसके बिजनेस में, उसका बिजनेस ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो मैं। बाकी सबकी थिंकिंग अलग होती है। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन देखिए अपने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इकलौता जब फैमिली चल रही है, बिजनेस जॉइंट हिंदू फैमिली चल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। इसमें सबसे एल्डेस्ट मेंबर को अपन करता कहते हैं, सारे डिसीजन मेकिंग खुद ही लेता है, और बाकी को पार्टनर्स रहते हैं जिनका इक्वली वोटिंग राइट्स रहता है। सारे डिसीजंस में इक्वली वोटिंग राइट्स दे सकते हैं, लेकिन डिसीजन कौन लेगा? सिर्फ करता है डिसीजन लेगा। तो ये एक्ट याद रखना आप, इट इज़ गवर्नड बाय हिंदू लॉ के एक्ट के मुताबिक चलता है 1956, ये मैंने आपको बता ही दिया। और ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है ये कि जब इसकी ओनरशिप कब होगी बिजनेस के अंदर, मतलब जब वो बिजनेस के फैमिली के अंदर बर्थ लेते ही उसकी ओनरशिप हो जाती है बिजनेस के अंदर,
फीचर देखे फॉर्मेशन 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम नो लिमिट है। आगे देखते हैं अपन। लाइबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड रहेगी, बाकी को पार्टनर्स की लिमिटेड रहेगी। कंट्रोल सारा कर्ता का ही रहेगा पूरे बिजनेस के अंदर। कंटिन्यूटी मतलब बिजनेस चलता रहेगा, मतलब किसी बाई चांस डेथ हो जाती है कर्ता की तो सबसे मेल मोस्ट सीनियर मेंबर ऑटोमेटिकली बिकम करता। सबसे बड़ा और सबसे मेल जो वो रहेगा उसके अंदर फैमिली के अंदर, वो ऑटोमेटिकली कर्ता बन जाएगा कर्ता की डेथ होने के बाद। तो सारे डिसीजन फिर वो लेगा। माइनर मेंबर्स 18 ईयर्स से चाइल्ड, लेस चाइल्ड, इसके अंदर बर्थ से ही बन जाते हैं इसके ओनरशिप बिजनेस के अंदर। मेरिट देके इफेक्टिव कंट्रोल रहेगा, सारे लोग मिलके सबकी अलग अलग थिंकिंग रहेगी कि ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ग्रोथ होगा, इधर से पैसा आएगा, इधर से फाइनेंस उठाएंगे, इधर से पैसे निकालेंगे। ठीक, तो सेकंड है इसका कंटिन्यूटी बिजनेस एग्जिस्टेंट, बिजनेस कंटिन्यूटी रहेगा ये। थर्ड है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस मेंबर, सबसे बड़ा मेरिट यही है कि को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। फोर्थ है इंक्रीज लॉयल्टी इन कॉरपोरेशन, एक ही फैमिली में बिजनेस चल रहा है तो उसकी लॉयल्टी, उसकी ईमानदारी बढ़ेगी लोगों के सामने और उसकी कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी। और तो गाइस आज का वीडियो खत्म हो चुका है। अपन ने 2 ऑर्गेनाइजेशन देख ली, सोल प्रोप्राइटरशिप और फॉर्म ये जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस। तो कल 1-2 दिन चलेगा ये चैप्टर, फिर ओवर हो जाएगा। फिर इसकी केस स्टडीज देखेंगे। मेरे को पता है आपको केस स्टडीज में दिक्कत आ रही होंगी, हालांकि एक भी यूट्यूब चैनल नहीं है आज अभी तक कि जो केस स्टडी करा रहा हो BST की अभी तक। तो मैं कराऊंगा, कोशिश करूंगा कराने की। पहले पूरा कोर्स खत्म कर लेते हैं अकाउंट्स और BST का, तो पूरी केस स्टडी सॉल्व कराएंगे आपको। तो मेक श्योर गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी सबसे पहली वीडियो आए तो आप देख पाएँ और फाइनल एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो शेयर कीजिए वीडियो को, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।